हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुटेप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओएओ एग्जामिनेशन की तैयारी करें, जिसमें आज के अभ्यास सीरीज में जनरल साइंस का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वैसे तो ये मैंने आपको बताया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपको पढ़ना है, क्योंकि ये उसी का एक पार्ट है जो एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन हम इसे एक अलग टॉपिक लेकर पढ़ने वाले हैं। तो ये भी आपको अलग अलग पार्ट्स में मिलने वाला है, क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एक बहुत ही अलग और बहुत बड़ा टॉपिक है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज हम इसका पार्ट नंबर 1 करेंगे और इसके ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, उसके बाद हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बना कब है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। सारे साइंटिस्ट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि एडुटैप ने आपके लिए एक कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक लॉन्च की है। जो भी बच्चे ईपीएफओ, एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप ये गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाएगा डिकोडेड सिलेबस, आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी पता चलेगी, बहुत सारे पीवाईक्यूज है, आपको मार्क्स कैसे अच्छे लाना है, बहुत सारी बातें आपको इस गाइड बुक से पता चलने वाली है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। Who was the first scientist to attempt the classification of elements? अब मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से सारी बातें बताने वाली हूँ कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, कौन से साइंटिस्ट ने किया और उसके बाद पीरियोडिक टेबल हमारा कैसे बना है। तो आज की क्लास उस पर रहने वाली है। आगे आने वाली क्लासेस में हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी बातें क्या होती है मैं आगे आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया गया था, आपको सीक्वेंस याद रखना है, वो याद किया था डोबे राइनर ने। वो स्टार्ट किसने किया था, डोबे राइनर ने किया था, याद रखिएगा। और डोबे राइनर ने जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट किया वो किया था 1829 में। 1829 में इन्होंने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया एलिमेंट्स का। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब जो डोबे राइनर ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया तो उससे उन्होंने एक लॉ बनाया। उस लॉ का नाम क्या था, लॉ ऑफ ट्रायड। डोबे राइनर के लॉ का नाम क्या था, लॉ ऑफ ट्रायड, जो उन्होंने 1829 में बनाया था। हम क्वेश्चन से सारी बातें समझने वाले हैं। मैं सिर्फ अभी आपको पहले ही साइंटिस्ट के बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया था वो थे डोबे राइनर 1829 में, और उनके लॉ का नाम क्या था, लॉ ऑफ ट्रायड। ठीक है, अब लॉ ऑफ ट्रायड बोलता क्या है, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद मैं वापस से आती हूँ इस क्वेश्चन पे। तो लॉ ऑफ ट्रायड या डोबे राइनर ने हमें ये बताया कि अगर आप 3 एलिमेंट्स लेते हैं, मान लीजिए मैं लेती हूँ कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लीजिए, लिथियम ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए और पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट्स मैं लेती हूँ। ट्रायड का मतलब 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ट्रायड का मतलब होता है 3 एलिमेंट्स हमने ले लिया। उन्होंने क्या बताया कि इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास दोनों का जब आप एवरेज करेंगे तो आपके मिडिल वाले का एटॉमिक मास निकल जाएगा। क्या बोला मैंने, फर्स्ट वाले का एटॉमिक मास और लास्ट वाले का या थर्ड वाले का एटॉमिक मास को आपको एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, इसे एवरेज निकालना कहते हैं। ठीक है, तो जब आप इसके मास का एवरेज निकालेंगे तो आपका जो मिडिल वाला एलिमेंट रहेगा उसका मास निकल जाएगा। एक मैं आपको निकाल के बताती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का मास क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम का मास क्या होता है, 39 होता है। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड करिए, 39 + 7 आ जाएगा आपका 46। 46 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आता है, 23 आता है। तो 23 किसका मास हो जाएगा, सोडियम का मास हो जाएगा। तो ये था लॉ ऑफ ट्रायड। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि जो डोबे राइनर ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया वो एटॉमिक मास के बेसिस पे किया। किस पर किया, एटॉमिक मास के बेसिस पर किया। लेकिन उन्होंने ये गलत कर दिया, उनकी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, उनको दूर करने के लिए हमारे आते दूसरे साइंटिस्ट। क्या क्या बोला फिर से, डोबे राइनर ने सबसे पहले एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, उन्होंने बना दिया लॉ ऑफ ट्रायड, 1829 की बात है। उन्होंने बोला कि फर्स्ट वाले का एटॉमिक मास और लास्ट वाले का एटॉमिक मास, उन दोनों का एवरेज आपको निकालना है तो मिडिल वाले का एटॉमिक मास निकल जाएगा। इसका मतलब उन्होंने जो भी अपना लॉ बनाया वो किसकी बेसिस पर बनाया, एटॉमिक मास के बेसिस पर बनाया, लेकिन उनकी ये थ्योरी गलत हो गई।
उनका ये लॉ गलत हो गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोबे-राइनर ट्रायड। इसमें से कौन सा डोबे-राइनर ट्रायड का एग्जाम्पल है? तो एक तो मैंने आपको बता दिया था, ये दोनों मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रही हूं। ये दोनों जो ऑप्शन है ये आपको ट्राई करके देखना है। आपको क्या ट्राई करके देखना है? इसका मास दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, बीच वाले का मास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे आपको इसका ट्राई करना है। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या ये दोनों लॉ ऑफ ट्रायड को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसका आंसर मैं आपको वैसे बता देती हूँ, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, लेकिन आपको बताना है कि आपसे ये सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। एक मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, इसका मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको ये वाला बताया था। ये जो मैंने बताया है, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है। बाकी के जो बचे हुए 2 एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, आपको ट्राई करके देखना है। वो दोनों हैं, लॉ ऑफ ट्रायड को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप सॉल्व करके देखेंगे कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले, क्योंकि डोबे-राइनर ने जो बनाया थ्योरी वो गलत हो गई। अब उसको ठीक करने के लिए आते हैं न्यूलैंड। हाँ, एक और बात आपकी रह गई है कि डोबे-राइनर के समय 1829 में डोबे-राइनर साइंटिस्ट के समय कितने एलिमेंट्स हमें पता थे? 53 एलिमेंट्स पता थे। कितने एलिमेंट्स हमें पता थे? 53 एलिमेंट्स पता थे डोबे-राइनर के टाइम पर। फिर न्यूलैंड आते हैं, दूसरे साइंटिस्ट जो आपको याद रखना है, न्यूलैंड आते हैं। न्यूलैंड कौन सा लॉ बनाते हैं? लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाते हैं। न्यूलैंड कौन सा लॉ बनाते हैं? सबके लॉ के नाम आपको याद रहना चाहिए। लॉ ऑफ ऑक्टेव उन्होंने बताया, और ये कब बनाया उनने? 1864 में बनाया। कब बनाया? लॉ ऑफ ऑक्टेव 1864 में बनाया। ठीक है, ये आपको याद रखना। इनके समय 56 एलिमेंट्स पता थे। इनके समय कितने एलिमेंट्स पता थे? 56 एलिमेंट्स पता थे। अब ये लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है? जैसे आपने सुना होगा सा रे गा मा पा धा नी, और फिर से सा आ जाता है। मैं आपको लिखकर बताती हूँ, सा रे गा मा पा धा नी सा। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला है, ये जो फर्स्ट वाला है और 8 वाला क्या रहता है? सिमिलर रहता है। फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है और जो 8th वाला एलिमेंट है वो सिमिलर रहेगा। सेकेंड वाला जो एलिमेंट है 9th वाले के सिमिलर रहेगा। थर्ड वाला जो एलिमेंट है 10th वाले के सिमिलर रहेगा। तो इन्होंने क्या देखा कि हर 7 एलिमेंट्स के बाद उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जा रही है? सेम हो जा रही है। फर्स्ट वाले से 8 वाला सेम है, सेकेंड वाले से 9 वाला सेम है। तो इन्होंने क्या दे दिया? इसका नाम लॉ ऑफ ऑक्टेव दे दिया। लेकिन इन्होंने भी जो अपनी थ्योरी बनाई एटॉमिक मास के बेसिस पर बनाई, और इनका जो लॉ था वो कहां तक एप्लीकेबल था? केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। कैल्शियम तक वो वैलिड था। उसके बाद वो जितने भी एलिमेंट्स आते गए उनके लिए ये वाला लॉ फेल हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या क्या बातें याद रखना है कि जो दूसरे साइंटिस्ट आए थे वो थे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने कौन सा लॉ बनाया? लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया 1864 में, और उनका जो लॉ था वो केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, क्योंकि उन्होंने भी एटॉमिक मास के बेसिस पर बनाया। एटॉमिक मास पर जिसने भी बनाया है सारे की गलत है। ठीक है, तो ये भी इनका गलत हो गया, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, हु गेव द स्टेटमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब आते हैं तीसरे साइंटिस्ट पे। पहला था डोबे-राइनर, दूसरे थे मेंडलीफ, दूसरे थे आपके न्यूलैंड। अब तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरे जो साइंटिस्ट थे वो थे मेंडलीफ। तीसरे जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? मेंडलीफ थे। मेंडलीफ ने क्या कहा? इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाना थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया। डोबे-राइनर और न्यूलैंड ने केवल क्लासिफाई किया था। ठीक है, डोबे-राइनर जो साइंटिस्ट थे और जो न्यूलैंड वाले जो साइंटिस्ट थे वो दोनों ने एलिमेंट का सिर्फ क्लासिफिकेशन किया था। लेकिन पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट किसने किया है? मेंडलीफ ने किया। लेकिन इन्होंने भी जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो किसके बेसिस पर बना दिया? एटॉमिक मास के बेसिस पर बना दिया। लेकिन इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। इनकी वजह से ही हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन पाया। लेकिन इन्होंने शुरुआत की थी, आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल बनना स्टार्ट कहां से हुआ था, किसने किया था, तो मेंडलीफ ने किया था। 1869 की बात है। ये कब की बात है? 1869 की। तो वो क्या कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स रहते हैं उन्हें एटॉमिक मास के हिसाब से क्लासिफाई करना चाहिए, लेकिन उन्होंने गलत बता दिया। और उनके टाइम पर 63 एलिमेंट्स पता थे।
उनके टाइम पर कितने एलिमेंट्स पता थे? 63 एलिमेंट्स पता थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, मेंडलीफ लेफ्ट गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल फॉर। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट किया, डोबेराइनर और न्यूलैंड ने तो नहीं किया था, मेंडलीफ ने किया। मेंडलीफ ने बहुत बढ़िया काम किया और उन्हें ये पहले से पता चल गया था कि आगे चलकर कोई एलिमेंट्स बनेंगे, आगे चलकर और भी एलिमेंट्स पता चलेंगे। तो वो क्या करते गए कि अपना जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया, उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें कोई कोई जगह को खाली छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया कि कोई कोई जगह को खाली छोड़ दिया, गैप छोड़ दिए। उनको पता चल गया था कि आगे चल के कुछ एलिमेंट्स बनेंगे और सारे एलिमेंट डिस्टर्ब ना हो, बाकी के एलिमेंट डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए उन्होंने पहले से ही गैप छोड़ दिया ताकि कुछ नए एलिमेंट जो बने उसको यहाँ पर रख दिया जाए, इनको बिना डिस्टर्ब किए, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन में पूछा है कि मेंडलीफ ने जो अपने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ा था वो किसके लिए छोड़ा था? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए नहीं। ट्रांजिशन क्या होता है मैं आपको पार्ट नंबर 2 में सारी चीजें बताऊंगी। नोबल गैसेस के लिए नहीं, अल्कलाई मेटल के लिए नहीं, बल्कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए, जो एलिमेंट्स अभी बने नहीं है, आगे चलकर बनेंगे, तो उनको भी पीरियोडिक टेबल में रखना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने गैप छोड़ दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, हु करेक्टेड द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। अब देखिए आते हैं हमारे चौथे साइंटिस्ट, डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ ने सारा जो काम किया एटॉमिक मास के बेसिस पर किया। अब जो एक नए साइंटिस्ट आते हैं वो क्या कहते हैं कि हमें अगर एलिमेंट्स को अरेंज करना है तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से करना चाहिए, एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो ये इन्होंने बिल्कुल सही किया, इनकी थ्योरी बिल्कुल सही थी और फिर बन चुका हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो अभी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और किसने बनाया है? मोस्ले ने बनाया है। किसने बनाया है? हेनरी मोस्ले ने बनाया है 1913 में। कब बनाया है? 1913 में बनाया है। और जो अभी हमारा पीरियोडिक टेबल है, अभी जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें टोटल 118 एलिमेंट्स है। उसमें कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है और उसको क्लासिफाई जो किया गया है एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया गया। तो इनकी थ्योरी बहुत सही थी और अभी तक वही थ्योरी चलते आ रही। उसके बाद कोई साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल पर काम नहीं किया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोस्टली। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। आपको बोल रहा है कि ये सारे जो लॉज बने हैं या जो सारे साइंटिस्ट आए उनको क्रोनिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, यानी कि आपको इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जाना है। तो सबसे पहले कौन आए थे, फिर कौन आए थे, फिर कौन आए थे, ऐसा आपको इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपके आए थे डोबेराइनर, सबसे पहले आपके आए थे डोबेराइनर, तो आपका आएगा सबसे पहले सेकंड नंबर वाला। ये दोनों ऑप्शन को आप काट देंगे। डोबेराइनर के बाद कौन आते हैं? न्यूलैंड आते हैं। डोबेराइनर के बाद कौन आएगा? न्यूलैंड आएगा। तो सेकंड के बाद आपका फोर्थ आना चाहिए। न्यूलैंड के बाद कौन आते हैं? मेंडलीफ आते हैं, मेंडलीफ। और उसके बाद आते हैं मोस्ले। उसके बाद कौन आते हैं? मोस्ले आते हैं। ये आपको याद रखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। हमने सारी बातें अभी देखी थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल था, यानी कि मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था उसमें उन्होंने क्या नहीं बताया था, मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या नहीं बताया था, ये आपको बताना है। तो उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है मैं अभी बता देती हूँ, लेकिन आगे भी मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता देती हूँ अभी के लिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जो रहता है वो डिफरेंट रहता है। एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आइसोटोप्स का मतलब क्या है? जिसमें एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है। एक एग्जांपल देती हूँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स है? 3 आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स है? 3 आइसोटोप्स है। एक का नाम है, एक का नाम खुद हाइड्रोजन है, एक का नाम खुद हाइड्रोजन है, दूसरा है ड्यूटेरियम, दूसरा कौन सा है? ड्यूटेरियम। और तीसरा कौन सा है? ट्राइटियम, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आपको याद रखना है। एक पहले वाले का जो मास है वो फर्स्ट 1 है, दूसरे वाले का जो मास है वो कितना है? 2 है, तीसरे वाले का जो मास है वो कितना है? 3 है। लेकिन तीनों के एटॉमिक नंबर,
तीनों के एटॉमिक नंबर कितनी है? 1 है। तीनों के एटॉमिक नंबर कितनी है? 1। इसका मतलब इसमें एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास अलग अलग रहता है, उसे क्या कहा जाता है? आइसोटोप्स कहा जाता है। वैसे कार्बन का है, वैसे ही बहुत सारे आइसोटोप्स आपको देखने को मिलेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। तो मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया, नोबल गैस के बारे में कुछ भी नहीं बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है हाइड्रोजन के बारे में, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल पूरा बना लिया लेकिन उसको यही नहीं समझ में आया कि हाइड्रोजन को रखना कहाँ है। आपने देखा होगा जो अभी का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हाइड्रोजन जो है वो पहले नंबर पे है, लेकिन मेंडलीफ को समझ ही नहीं आ रहा था कि हाइड्रोजन को रखना कहाँ पर है, तो उन्होंने हाइड्रोजन को कोई जगह नहीं दी और उसके लिए कोई जगह खाली छोड़ दी। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में नहीं बताया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। अब आपको खुद से इसका आंसर करना है। आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कि जो अभी का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो मोस्ले ने बनाया है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं 118 एलिमेंट वाला, जो अभी हम पढ़ रहे पीरियोडिक टेबल, उसमें जो एलिमेंट्स को रखा गया है वो कौन से बेसिस पर रखा गया है? तो जो भी एटॉमिक मास वाले वो तो सारे गलत थे। जितने भी एटॉमिक मास वाले लॉ बनाए गए वो सारे के सारे गलत हो गए, सारे के सारे रॉन्ग हो गए। वैलेंसी के हिसाब से नहीं रखते हैं, आइसोटोपिक मास के हिसाब से नहीं रखते, बल्कि किसके हिसाब से रखा जाता है? एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा जाता है। आप देखेंगे कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे, हीलियम दूसरे नंबर पे, लिथियम तीसरे नंबर पे, ये सारे उसके एटॉमिक नंबर है। जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखा गया है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। द नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। मान लीजिए ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल आप मान के चलिए। जो हॉरिजॉन्टल रहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? पीरियड्स कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल को क्या कहा जाता है? पीरियड्स कहा जाता है। और जो वर्टिकल रहते हैं, जो वर्टिकल कॉलम रहता है उसे क्या कहा जाता है? ग्रुप्स कहा जाता है। वर्टिकल कॉलम को क्या कहा जाता है? ग्रुप्स। तो आपसे पूछ रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो 118 एलिमेंट्स वाला है उसको कैसे अरेंज किया गया है, कितने पीरियड्स और कितने ग्रुप्स है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद कर लेना है कि 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप्स है। ये जो हॉरिजॉन्टल है वो कितने हैं? 7, और ये जो वर्टिकल है वो कितने हैं? 18, यानी कि 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर ये वाला हमारा हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब मैं आपको फिर से पीरियोडिक टेबल बताती हूँ। ये मान लीजिए हमारा पीरियोडिक टेबल है, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको मान के चलना है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये वाला पीरियड है, ये वाला पीरियड है और ये वाला ग्रुप है। ये वाला क्या है? ग्रुप। आपको ग्रुप को अभी नहीं देखना है, अभी आपको ग्रुप को नहीं देखना है, आपको क्या देखना है? पीरियड को देखना है। अगर आप लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट है, ये वाला राइट है, अगर आप क्या करते हैं? लेफ्ट से राइट जाते हैं, अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आपको पूछ रहा है क्या चीज इंक्रीज होती है। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन में और आपको पार्ट नंबर 2 में कराने वाली हूँ। तो जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होने लगता है? उसकी एनर्जी इंक्रीज होने लगती है। एनर्जी यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी यानी कि उसके ऊपर जो चार्ज रहता है वो इंक्रीज होने लगता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होने लगती है। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, अगर आप लोग नोट डाउन करते होंगे क्लास को देखकर, तो ये वाला पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना रहेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना रहेगा तो, और लूज करना रहेगा, तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वो कौन सी एनर्जी होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये है हाइड्रोजन, ये है हीलियम, मान लो ये है हाइड्रोजन, ये है हीलियम आपके पीरियोडिक टेबल में। आपको अगर हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जाना है तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछता है कि अगर मुझे नीचे जाना है, अगर मुझे ग्रुप में नीचे जाना है, ग्रुप में नीचे यानी कि मुझे यहां जाना है,
अगर मुझे ग्रुप में नीचे जाना है तो क्या चीज कम होगी ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है, जब भी हम नीचे जाते हैं, जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस तो इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर वैसे सब में नहीं रहता है, इधर तो मेटल रहेंगे लेकिन इधर आपके मेटल नहीं रहते, तो हम ये मेटेलिक कैरेक्टर को भी हटा ही देते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर का भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। क्यों? अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों डिक्रीज होती है, याद रखिएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है यानी कि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स जो है इलेक्ट्रॉन के वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जितना वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जितना वो न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जितना दूर होते जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होते जाएगी। तो आपको याद रखना है कि आप जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो आज के लिए जो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट या दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, एक तो ये वाला है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ब्लॉक्स। अब जो पीरियोडिक टेबल है उसको ब्लॉक्स में रखा गया है, उसको ब्लॉक्स में रखा गया है। कितने ब्लॉक्स है वो मैं आज आपको बता देती हूँ, उसके बाद वो सारे ब्लॉक्स के काम क्या है वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो पीरियोडिक टेबल है जो मोस्टली ने बनाया, जो 118 एलिमेंट वाला है, उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। और 4 ब्लॉक्स कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी, एफ ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। सबका मतलब क्या होता है, कहाँ पर एस रहेगा, कहाँ पर पी रहेगा, कहाँ पर डी रहेगा, ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट नंबर 2 में बताऊंगी, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करने हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या क्या क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम जाने से क्या इंक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेंगे, ब्लॉक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन लेंगे और इस तरीके के क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमें बोल रहा है विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड हेलोजन। हम नेक्स्ट वाले पार्ट में और भी ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, कौन से ग्रुप को कौन से नाम से जाना जाता है। तो अभी हमें ये वाले क्वेश्चन का आंसर कर देना है कि हेलोजन जो है वो कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं। तो आपको याद रखना है, ग्रुप यानी कि वर्टिकल वाले, ग्रुप यानी कि वर्टिकल वाले पूछ रहा है। तो हेलोजन जो आते हैं ग्रुप नंबर 17 में आते हैं। ग्रुप नंबर 17 में आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये हेलोजन्स के अंदर आते हैं और ये ग्रुप नंबर 17 में आते हैं। ये क्लियर है। तो आज हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। पीरियोडिक टेबल पर एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में बनता है, तो ये वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे आने वाले पार्ट्स को भी आपको पूरा लास्ट तक देखना है। और आज सभी के लिए एडुटैप ने 3 कोर्सेज लॉन्च किए। एक तो है आपका मास्टर कोर्स, जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, बिल्कुल वो बिगनर है। ठीक है, अगर वो सारी बातें स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप मास्टर कोर्स में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको पुराने PYQs पढ़ाए जाएंगे, आपको पूरा कोर्स A to Z पढ़ाया जाएगा, जिसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपका स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सारी तैयारी हो जाती है, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स को उनको वापस तैयार करना रहता है या उनको उसमें डाउट रहता है, वो कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आप स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो ये वाले कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। और तीसरे बच्चे वो होते हैं जिनकी सारी पढ़ाई हो गई, कोई कोर्स में उनको डाउट नहीं है, कोई कंपोनेंट में उनको डाउट नहीं है, लेकिन वो रिवीजन करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। तो 3 कोर्सेज एडुटैप में अवेलेबल है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। हम मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन का पैटर्न पार्ट नंबर 2 में क्या होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।